तो दोस्तों 27 नवंबर 2003 हमारे जाबाज आईएएस ऑफिसर वाराणसी से एक शादी अटेंड करके वापिस अपनी पोस्टिंग की जगह गया बिहार में आते हैं। यहाँ पे कुछ लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे हमारे ऑफिसर ट्रेन से उतरते हैं, स्टेशन के बाहर से एक रिक्शा पकड़ते हैं अपने घर की तरफ जाने के लिए, तो वो लोग उनकी रिक्शा रुकाते हैं, उनसे हाथापाई करते हैं, उनको जबरदस्ती अपने रिक्शा में बैठा के स्टेशन से कुछ दूर लेके जाते हैं और वहां पे उनके माथे पे बंदूक रख के उनका कत्ल कर देते हैं। तो हमारे इस आईईएस ऑफिसर ने अपनी जान क्यों खा, इसका बस एक ही रीजन है कि उन्होंने एक सपना देखा था कि वो हिंदुस्तान को एक आजाद देश बनाएंगे। किससे आजाद? करप्शन से आजाद, भ्रष्टाचार से आजाद। तो हमारे आईएएस ऑफिसर ने भ्रष्टाचार के अगेंस्ट आवाज उठाई और उनको इनाम में क्या मिला? माथे में रोली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के पहले बिशप नोवर की। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की सबसे जाबाज आईएएस ऑफिसर की, सत्येंद्र दुबे के बारे में। बचपन में सत्येंद्र दुबे एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिताजी एक नॉर्मल से स्कूल के टीचर थे, लेकिन बचपन से ही हमारे सत्येंद्र दुबे को सच्चाई, ईमानदारी का पाठ पढ़ाया गया था। वो पढ़ाई को लेके बहुत डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन थे। पढ़ाई में बहुत मेहनती और स्कूल के टॉपर थे, हमेशा स्कूल में टॉप करते थे। बचपन में उन्होंने अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से पूरी की बिहार के। 12वीं क्लियर करने के बाद वो कानपुर आ गए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने और एक आईआईटीएन बनने के लिए। ऑल इंडिया रैंक पे सिलेक्शन होने समय ये बात साबित होती है कि सत्येंद्र दुबे पढ़ाई को लेकर कितने डेडिकेटेड और कितने मेहनती थे। आईआईटी कानपुर से वो बीटेक करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में एंड उसके बाद यूपीएससी के थ्रू वो आईईएस का एग्जाम देते हैं, जो कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। और जैसे ही हमारे सत्येंद्र दुबे बचपन से ही बहुत काबिल थे, बहुत समझदार थे, वो क्लियर भी कर लेते। उसके बाद उनकी पोस्टिंग होती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड उनकी ड्यूटी लगाई जाती है उस समय के हिंदुस्तान के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे प्रोजेक्ट। ये हाईवे मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई इस तरह से एक सर्कल बना के हिंदुस्तान के मेन सिटीज को और सारे हाईवे को जोड़ने वाला था। सत्येंद्र दुबे अपनी जॉब के हिसाब से इंस्पेक्शन करने के लिए हाईवे पे जाते हैं और वहां का काम देखना शुरू करते हैं। और काम देखते हैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये बात समझने में कि बिहार के रोड्स इतने ज़्यादा खराब क्यों हैं, बिहार के ब्रिज इतना ज़्यादा जल्दी कैसे गिर जाते हैं। जी हाँ, उन्हें खुले आम होता हुआ दिख रहा था वहाँ पे करप्शन एंड भ्रष्टाचार। सत्येंद्र दुबे देखते हैं और वो ठान लेते हैं कि मैं इस भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं इस भ्रष्टाचार के अगेंस्ट आवाज़ उठाऊंगा और मैं ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करूंगा। तो जैसे होना था और जो करना चाहिए था एक असली आईएएस ऑफिसर को, हमारे सत्येंद्र दुबे ने वही चीज़ किया। उन्होंने डायरेक्ट लोगों को सस्पेंड करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा कि लोग माल बहुत घटिया किस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने उन कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट एकदम कैंसिल करना शुरू कर दिया। सत्येंद्र दुबे ने देखा कि कुछ ऐसी कंपनियों को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जो कि ब्लैक लिस्टेड हैं, तो सत्येंद्र दुबे ने उन लोगों का भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना शुरू कर दिया। सत्येंद्र दुबे ने बहुत सारे लोगों को सस्पेंड करना शुरू कर दिया, जैसे कि नायक मूवी में हमारे अनिल कपूर ऑन द डे एक्शन लेना शुरू कर दिए थे, तो हमारे सत्येंद्र दुबे भी उस तरह से एक्शन ले रहे थे। लेकिन जैसे हीरो का एक्शन विलन्स को पसंद नहीं आता, तो हमारे सत्येंद्र दुबे की ये एक्शंस भी वहाँ के लोगों को, वहाँ के हाईवे माफिया को पसंद नहीं आ रहा था और लोग सत्येंद्र दुबे के अगेंस्ट जा रहे थे। अब बात ऐसी हो गई कि ये जो करप्शन है ये बस हाईवे माफिया तक नहीं फैला हुआ था, ये हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स के सिस्टम की गहराई तक डूबा हुआ था। सत्येंद्र दुबे तो एक ऑफिसर थे, लेकिन वो माफिया के पास वहाँ के पॉलिटिशियंस की पावर थी, उनका एक तरह से सपोर्ट था, जिस वजह से सत्येंद्र दुबे के कोशिश करने के बावजूद वो वहाँ पे करप्शन को नहीं रोक पा रहे थे। लेकिन हमारे सत्येंद्र दुबे इस चीज़ को अनदेखा नहीं करने वाले थे और उन्होंने वहाँ पे एक बड़ा स्टेप लिया। उस समय पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने डायरेक्ट एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और पूरा करप्शन का चट्टा किट्टा उसमें मेंशन कर दिया
एक्सपोज कर दिया सारे लोगों का नाम जो इस करप्शन में इंक्लूडेड हैं। लेकिन उन्होंने लेटर के आखिर में एक बहुत हाईलाइटेड वर्ड को लिखा, जो कि था कि मेरी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है तो मेरी जान को खतरा है। और फिर उन्होंने ये लेटर पीएमओ को सेंड कर दिया। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर इस बात पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। वो लेटर को पढ़ने के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए लेटर को आगे भेज देते हैं, और जब लेटर आगे जाता है तो सत्येंद्र दुबे का नाम सामने आ जाता है। अब क्या होना था, हमारे सत्येंद्र दुबे समझ चुके थे उनकी जान को खतरा है, लेकिन एक जाबाज हीरो, एक जाबाज सिपाही अपनी जान की परवाह नहीं करता है। वो देश के लिए काम करता है और देश का सोचता है। तो वैसे ही हमारे सत्येंद्र दुबे ने भी वही किया, और उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट आवाज़ खड़ी करना बंद नहीं किया। लेटर जाने के कुछ समय बाद, कुछ 2-3 हफ्ते बाद वो रात आती है। 27 नवंबर 2003 की रात सत्येंद्र दुबे वाराणसी में अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड करके रिटर्न आ रहे थे। स्टेशन पे 4 लोग उनका इंतजार कर रहे थे। 4 अक्यूज जो कि उनका वरमाला से स्वागत करने नहीं, गोलियों से उनको भूनने के लिए वहाँ पे उनका इंतजार कर रहे थे। सुबह के 3 बजे तक स्टेशन पे ट्रेन रुकती है। हमारे सत्येंद्र दुबे ट्रेन से बाहर आते हैं, बिना ड्राइवर के और बिना किसी सिक्योरिटी के वो स्टेशन के बाहर से एक छोटी सी रिक्शा पकड़ लेते हैं अपने घर की तरफ जाने के लिए। लेकिन वो लोग जो उनका मर्डर करने वहाँ पे आए थे, वो रिक्शा को रुकाते हैं, उनसे हाथापाई करते हैं, उनको ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा के स्टेशन से थोड़ी दूर लेके जाते हैं। फिर उनके माथे पे बंदूक रख के उनकी हत्या कर देते हैं। लेकिन वो दिखाना चाहते थे कि ये कोई मर्डर नहीं है, ये एक नॉर्मल सा लूटपाट का मामला है जहाँ पे उनकी जान चली गई। तो वो क्या करते हैं, उनका बटवा, उनकी चेन, उनके सारे आईडी कार्ड्स वगैरह सब छीन के वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह को सत्येंद्र दुबे की लाश पुलिस को मिलती है। पुलिस को करीब 10 घंटे लग जाते हैं उनकी लाश को पहचानने में कि ये एक सत्येंद्र दुबे हमारे आईएएस ऑफिसर का है। मीडिया में, लोगों में हल्ला मच जाता है कि एक आईएएस ऑफिसर का खुलेआम रात को इस तरह से मर्डर हो गया। पुलिस ने बहुत कोशिश किया कि इस केस को एक नॉर्मल सा लूटपाट का केस दिखाया जाए, ना कि एक आईएएस ऑफिसर का मर्डर केस दिखाया जाए। इसका सिंपल सा रीज़न था कि हमारे सत्येंद्र दुबे जब पोस्टिंग पे अपना काम शुरू करते हैं तो उन्होंने बहुत सारे हाईवे माफिया को सस्पेंड किया था, उनके कॉन्टैक्ट्स को कैंसिल किया था। ये बात बस हाईवे माफिया को बुरी नहीं लगी थी, ये बात हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस को भी बुरी लगी थी, जिस वजह से उनकी एक तरह की इन लोगों से दुश्मनी हो चुकी थी। अब जिस जगह पे पॉलिटिशियन आ जाते हैं तो हमारी पुलिस भी एक तरह से लाचार हो जाती है। तो पुलिस ने कोशिश किया कि इसे एक नॉर्मल सा लूटपाट का केस दिखाए, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी कड़ियाँ जुड़ने लगी जिससे लोग समझने लगे कि ये कोई नॉर्मल सा लूटपाट का केस नहीं, एक प्लान मर्डर है। जितने भी आई विटनेसेस थे, जितने भी वहाँ के विटनेस अवेलेबल थे, जिन्होंने उस रात को सत्येंद्र दुबे को देखा था, वो धीरे धीरे गायब होने लगे। यहाँ तक की बात ये पता चली कि कुछ विटनेसेस मारे जा चुके हैं जिनका मर्डर हो चुका है। तो ये बात भी मीडिया में और लोगों में बहुत ज़्यादा फैलने लगी, और लोग इस बात से एकदम समझ चुके थे कि ये कोई नॉर्मल सा लूटपाट का केस नहीं है, ये एक मर्डर का केस है। अब इसके बाद क्या हुआ, पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। सत्येंद्र दुबे के सपोर्ट में लोग खड़े होने लगे। आईएएस का इस तरह से मर्डर हो गया, ये बात पे प्रोटेस्ट वगैरह होने लगा। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा, जोर लगा इन्वेस्टिगेशन वगैरह की, और 1 महीने बाद उन्होंने 4 मेन अक्यूज लोगों को पकड़ा, जो कि थे मंटू कुमार, उदय कुमार, श्रावण कुमार एंड पिंकू रविदास। इंटोग्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें शुरू हुई, और इंटोग्रेशन में पता चला कि मंटू कुमार यहाँ पे मेन अक्यूज था, जिसने उस बंदूक की गोली से उनका कत्ल किया था, हमारे सत्येंद्र दुबे का मर्डर किया था। पुलिस की इंटरोगेशन चलती रही। इसके बाद भी क्या हुआ कि हमारे मंटू कुमार ने, मारा तो नहीं था लेकिन कोई बात नहीं, मंटू कुमार ने जेल से 2 बार भागने की कोशिश की। पहली कोशिश में वो नाकाम रहे, लेकिन दूसरी कोशिश में वो जेल से भी भाग गए। यहाँ पे आई विटनेस गायब हो जा रहे हैं, जो मेन अक्यूज है, जिसने मेन गोली चलाई है, वो कोर्ट से गायब हो जा रहा है। तो ये सब बात से और ज़्यादा बात फैलने लगी कि एक आईएएस ऑफिसर का हिंदुस्तान में इस तरह से प्लान करके मर्डर कर दिया गया है। इसके बाद आया इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मंटू कुमार को सेकेंड बार जब बिहार पुलिस ने पकड़ा, तो अब ये केस मंटू कुमार पुलिस की कस्टडी से हट के सीबीआई की कस्टडी में जा चुका था। सीबीआई की कस्टडी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, कैमरा होना या फिर किसी एक की नज़र में हमेशा मुजरिम को रखा जाता है। ये सब होने के बावजूद कुछ दिनों बाद पता चलता है
कि मंटू कुमार ने अपने सेल में अपना कुर्ता फाड़ के फांसी लगा ली और मर गया। अगर आप सोचो लॉजिकली कि एक सीबीआई की कस्टडी में एक मुजरिम को रखा गया है इंटरोगेशन करने के लिए, उनके सवाल जवाब करने के लिए, और उसने इतना टाइम मैनेज कर लिया कि किसी के नज़र में नहीं आया, उसने अपना कुर्ता फाड़ा, अब वहाँ पे खिड़की में बांधा या फंके में बांधा वगैरह, किसी भी चीज़ में उसको बांध के वो फांसी पे लग गया और मर गया, और पुलिस को पता भी नहीं चला, सीबीआई को पता भी नहीं चला कि वो मर चुका है। यहाँ पे मेन बात बिगड़ गई, क्योंकि जो मेन अक्यूज था वही मर गया। बात यहाँ पे ये उठी कि सच में वो मर गया, सच में उसने खुद को फांसी लगाई, या फिर यहाँ पे हमारे मंटू कुमार की आवाज को दबाया गया। मंटू कुमार की डेथ खुद एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि हमें पता ही नहीं चला कि वो मरा कैसे। सीबीआई की जो रिपोर्ट आई, जो एक पूरी फाइल आई इस केस के रिगार्डिंग, उस केस की फाइल में मंटू कुमार की डेट ऑफ डेथ, किस तारीख को उनकी मौत हुई और कितने बजे उनकी मौत हुई, ये सारी चीजें मेंशन नहीं की गई। तो ये जो कड़ियां हैं, ये सारी कड़ियां जुड़ के साफ साफ हमें बताती हैं कि ये एक रॉबरी का केस नहीं था, ये एक प्लान किया गया मर्डर था हमारे हिंदुस्तान के पहले विसल ब्लोवर का, विसल ब्लोवर जिन्होंने हिंदुस्तान के करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठाने की कोशिश की, और उसके बदले उनको क्या दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया, और उनके अक्यूज का भी गला दबा के जान ले ली गई, और हमें पता ही नहीं चल पाया कि इस मर्डर के पीछे असली में कौन था। मंटू कुमार की मौत के बाद बहुत सारे सवालात हमारे किताबों में दबे रह गए, हमारे इतिहास में रह गए। क्या सच में मंटू कुमार ने रॉबरी करने की कोशिश में गलती से सतेंद्र दुबे की जान ले ली थी? क्या सच में मंटू कुमार ने ही ट्रिगर दबाया था, या फिर किसी बड़े पॉलिटिशियन ने या फिर किसी बड़े माफिया ने मंटू कुमार के जरिए उस ट्रिगर को दबाया था? क्या सच में मंटू कुमार ही यहाँ पे मेन अक्यूज है? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या यह सच में एक रॉबरी का केस था जो गलती से हादसा बन गया और हमारे सतेंद्र दुबे की मौत हो गई, या फिर एक प्रॉपर प्लान किया गया मर्डर था? कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो अब मंटू कुमार तो मर गया था, तो बचे हुए जो अक्यूज थे उन सभी को 2010 में लाइफ सेंटेंस सुनाया गया, उम्र कैद सुना दी गई, और इस तरह से हमारे सतेंद्र दुबे का केस खत्म हो गया और केस बंद हो गया। आईआईटी कानपुर ने एक अवार्ड बनाया उनके ऑनर में। अवार्ड का नाम रखा गया सतेंद्र दुबे मेमोरियल अवार्ड। ये अवार्ड 2005 में बनाया गया, और 2005 के बाद से आईआईटी कानपुर के एक ऑनरेबल स्टूडेंट को यह अवार्ड दिया जाता है उनके ऑनर में। बस यही नहीं, 2014 में, एक्चुअली ये कानून बहुत पहले से बनाया जा रहा था, लेकिन ये कानून एक्ट में आया 2014 में, जिसका नाम रखा गया विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। जो कि विसल ब्लोअर होते हैं उनके प्रोटेक्शन में एक्ट बनाया गया। विसल ब्लोअर का मतलब होता है वो इंसान जो करप्शन के अगेंस्ट, रॉन्गफुल एक्ट के अगेंस्ट आवाज उठाता है, जैसे हमारे सतेंद्र दुबे ने आवाज उठाई थी। तो ये कानून तो बना दिया गया, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखें तो ये कानून बस पेपर पे है, इसका प्रॉपर से इनेक्टमेंट नहीं किया गया है, इनको प्रॉपर से रूल में नहीं लाया गया है। एज ऑफ नाउ 2024-25 के हिसाब से ये कानून में बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, इसमें अमेंडमेंट भी करे गए, लेकिन अभी भी ये कानून ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कोई भी विसल ब्लोअर को नहीं बचाना चाहता। यहाँ पे बस पॉलिटिशियन गलत नहीं है, यहाँ पे आप सभी, हम सभी गलत हैं, कि जब कोई एक आवाज़ उठाता है हम बस चुप के ताली बजाते हैं या फिर वो खड़े होकर देखते हैं, और वो बड़े पॉलिटिशियंस लोग, वो बुरे लोग ऐसे लोगों की जान ले लेते हैं, और हम क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया पे स्टोरी लगाते हैं और बस एक हफ्ते में हम भूल जाते हैं कि इस इंसान ने देश में हमारे लिए आवाज़ उठाई थी, और फिर कुछ नहीं, 2 दिन स्टोरी लगाएंगे, 2 दिन बात करेंगे और भूल जाएंगे। हमें भी लोगों के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए, हमें भी रोड्स के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए कि रोड बनने के 2 दिन बाद कैसे ख़राब हो रहा है। हमें भी पता करना चाहिए, हमें भी प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। हम बस नाम दे देते हैं कि अरे यहाँ के लोग ही बिके हुए हैं, गवर्नमेंट ही खराब है। अरे आप भी तो खराब हो, आप भी तो आवाज़ नहीं उठा रहे हो, आप भी तो नहीं बोल रहे हो कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है, तो आप भी जागो। नहीं तो इसी तरह से बहुत सारे सतेंद्र दुबे आएंगे, करप्शन के अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे और मारे जाएंगे, और आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं, बस स्टोरी लगा के वही करप्शन के अगेंस्ट रहोगे। हिंदुस्तान में मुंबई की जो म्यूनसिपालिटी है वो दुनिया में सबसे अमीर म्यूनसिपालिटी है।
बट अभी भी लोग यहाँ पे गटर के अंदर डुबकी लगा के कचरा निकालते हैं। कहाँ जाता है इतना पैसा? कभी आप पूछते हो गवर्नमेंट से? नहीं, लेकिन आप बोलते हो कि हमारी गवर्नमेंट खराब है। गवर्नमेंट खराब नहीं है, चोर तो चोरी करेगा। यहाँ पे आपका काम है चोर को समझाना, चोर को पकड़ना, चोर को सजा देना, और आप उन्हें चोरी करने देते हो। तो अगली बार आप भी कोई करप्शन देखो, कोई चीज देखो, तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाओ। जो जाबाज सिपाही हैं सतेंद्र दुबे जैसे, इनकी मौत जाया ना जाए, इनके ऑनर में आवाज उठाओ और इनके लिए खड़े हो जाओ। अब बस सतेंद्र दुबे ऐसे नहीं है जिनकी मौत हुई है, हम और कुछ ऐसे नाम बताना चाहेंगे जिन्होंने करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठाई और उनकी जान ले ली गई।